हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएस स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का मैथमेटिक्स का डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, वो पूरा का पूरा इसी वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान समझिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान समझेंगे। मैथ्स है तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसमें बोला है, ये एमसीक्यू में है, ठीक है। इसमें बोला है कि आपको ना यहाँ पे पता लगाना कि कौन सी आइडेंटिटी होती है, मतलब आपको पता लगाना कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला होता है जो एग्जिस्ट करता है, कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। देखिए ये होता नहीं है, जब पावर 2 लगे तो 3 बन जाते हैं। यहाँ 2 लगा, लेकिन आपको पता है ये स्क्वायर लगा तो इसके साथ प्लस होना चाहिए और यहाँ माइनस होना चाहिए, गलत लगा दिया फॉर्मूला। ये होता नहीं है, ये सही लिखा। तो इसका मतलब पहले का जो पहला है ना, ये जो पहले का पहला, इसका आंसर क्या डी। देख लो, इंग्लिश हिंदी का कोई इसमें वो नहीं है ज़्यादा, जहाँ लगेगा मैं आपको अलग अलग दोनों मीडियम में कराऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। तो पहले का क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। फिर सेकंड है, इसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर 64 है तो एज क्या होगी। देख लो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है एक घन का आयतन 64 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी भुजा की। तो जो चीज दी है ना उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। आप इसको रफ फिगर में भी कर सकते हो, जो आंसर शीट है ना उसमें भी आप आंसर दिखाना चाहो तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो सिंपल, जिन बच्चों को पता होगा वो 64 का सीधा क्यूब रूट कर देंगे, 4 लिख देंगे। लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। देखो जो चीज दी है उसका फॉर्मूला लगाओ, आराम से करो, तसल्ली से करो। तो देखिए इसने क्या दिया है हमें, पहले इंग्लिश में देखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। जब हमें आंसर दिया होता है ना, हिंदी में भी बच्चे देखना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो मैं अलग अलग कराऊंगा लेकिन देखते रहो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला, a की पावर 3 होता है। ये 64 लिखा तो ये 3 इधर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, इसका एलसीएम ले लो 64 का, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जिनको सीधा पता है ना कि इसका 4 होता है वो 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा डीपली। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 3 लगा देना छोटा सा। देखो इन 3 में से 1 2 बाहर आ गया, इन 3 में से 1 2 बाहर आ गया, तो आंसर क्या आ गया इसका, 2 2 जा 4 आ गया, वही आ रहा आंसर। अब हिंदी में देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे घन का आयतन है, ठीक है, घन का आयतन दे रखा है। जब हमें आंसर दिया तो आंसर सामने लिख देंगे, फॉर्मूला नीचे लिख देंगे। फॉर्मूला नीचे वही एक ही क्यूब रहेगा, मतलब भुजा की घात 3, तो 64, ठीक है। तो ये 64 है, ये 3 जाके ये रूट में बन जाएगा, या 3 लगा देंगे, 3 जीरो लिखना। और इसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आप यहाँ पे देखो कर लोगे तो ये पूरे के पूरे को उतार दोगे, ठीक है। 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, तो यहाँ 3 लिखना जरूर, ठीक है। तो 3 में से 1 बाहर निकलेगा, 3 में से 1 बाहर निकलेगा क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया समझ में। अब उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का 5% अगर 10 है तो वो संख्या क्या है। मतलब आपने ये अपने माइंड में भी सोचो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 5% करने पर 10 आता हो। तो अगर हमें नहीं पता लग रहा ना वो नंबर कौन है जिसका 5% करने पर 10 आ रहा हो, नहीं पता लग रहा, तो पता आप क्या करोगे, आप उसको x मान लेना। क्या मान लेना, x, ठीक है। x का कितना है, 5%, तो x का की जगह मल्टीप्लाई 5%, कितना दे रखा है हमें, 10। और थोड़ा सोचो ना बच्चों, ऐसा वो कौन सा नंबर होगा जिसका 5% करने पर 10 आता हो, नहीं पता लग रहा तो x मान लिया। समझ में आ रहा है। अब x निकालेंगे कैसे, x निकालने के लिए आप ये 5/100 है तो जाके बन जाएगा 100/5, तो 5 2 10 हो गया। तो x के लिए कितना आ गया, 2 को 100 से करा 200 आ गया। क्लियर हो गया आपको, आगे सुन ले, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, इसका भी आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गई। अब चेक करें कि हमने सही करा है गलत करा है, चेक करें। देखो 200 का कितना है, 5%, चेक करते हैं कि 200 का जब 5% करते हैं तो आता है 10, 2 जीरो कट गई, हाँ 10 आ रहे हैं, तो हमने सही करा, हाँ या ना, समझ में आ गई।
तो आप चेक भी कर सकते हो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड प्राइम नंबर की जब एक डाई को रोल किया जाता है। देखो जब एक पांच को फेंकते हैं तो DIE लिखते हैं, डाई। ठीक है, आपने डाई को रोल किया है, खेला है आपने, लूडो खेला है, ठीक है, खेला है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर इसने बोला कि आपको जब पासा दिया जा रहा है, जब आपने फेंका तो आप बोल रहे हो विषम अभाज्य संख्या आएगी। देखो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता। इसमें पता क्या करते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं। तो टोटल कितने हैं बताओ, एक डाई में कौन कौन से नंबर होते हैं? देखो एक डाई में होता है 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही तो होते हैं। तो टोटल तो 6, नीचे 6 आ जाएगा। अब जिसको हम जिताना चाहते हैं ना, उसको ऊपर लिखते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। आप मुझे बताओ कि कौन कौन से नंबर है जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो। बताओ कौन कौन से नंबर जो ऑड भी हो प्राइम भी हो। तो ऑड नंबर कौन सा है इसमें, 1 3 और 5। लेकिन इसने बोला है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन सा है, 3 और 5, दो ही तो है। सुन रहे हो, दो भी प्राइम है। पर इसने बोला है आपको वो प्राइम नंबर लेने जो ऑड नंबर हो। तो आपको एक को छोड़ना पड़ेगा और दो को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो इवन है, एक प्राइम नहीं है। है ना। इसने बोला ऐसे नंबर जो ऑड भी हो प्राइम भी हो, ऐसे नंबर जो विषम भी हो और अभाज्य। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने पहाड़े में आती है। तो पता है अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। ठीक है, तो इन्होंने दोनों को कॉम्बिनेशन पूछा, तो दोनों गुण होने चाहिए, ऑड भी प्राइम भी। तो 3 और 5 हो गए तो कितने जने हैं, 2, तो 2 आगे ऊपर। अब किसके कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 से जैसे, तो 1/3 आंसर आ गया। देखो मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था ये, पर पता है एग्जाम में सेम तो नहीं आएगा ना, आपको सिखा रहा हूं कैसे करना है। देखिए 5वें क्वेश्चन पर हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनमें से ऑड नंबर कौन सा है। ये वाला ऑड नंबर है, तो ये आंसर आ गया। क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं ना किसी नंबर के, वो सेम रहते हैं। अगर नंबर ओड है तो स्क्वायर भी ओड होगा, नंबर इवन है तो स्क्वायर भी इवन होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है ना, अगर ये विषम है, वर्ग विषम है, तो नंबर भी विषम होगा। और बाकी आपको बता दूं 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 225 किसका होता है, 15 का होता है, 144 12 का होता है, 420 का होता है, 324 18 का होता है। इससे बोला कौन सा विषम संख्या का वर्ग होगा। तो विषम संख्या तो 15 है ना। तो अगर संख्या विषम है तो उसका स्क्वायर, उसका वर्ग भी विषम होगा। समझ में आ गई। तो स्क्वायर में तो सिंपल रूल है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ पहले के छठे पर। ये कह रहे हैं इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा। देखो इसको हमें सोल्व करना है। देखो इसने बोला है रूट में 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है। तो 1 की पावर 3 मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 की पावर 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की पावर 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया। तो आसान है ना। और 27 8 और 1 कितना होता है, 36 होते हैं। हाँ है ना। और 36 का देखो यहाँ पर कोई 3 नहीं लिखा, तो इसको 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, 2, यानी कि ये स्क्वायर रूट है। तो 36 का टुकड़ा कर लो, 6 6 जा, तो 2 में से एक बार आ गया। अगर आपको ना 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद है और क्यूब याद है, तो कुछ क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे फटाफट। ठीक, तो ये आंसर आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इससे बोले 7वें नंबर पे ये कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकृति के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए इसकी, तभी आप आराम से बता पाओगे। तो आप फिगर बना लो। जो स्क्वायर है ये ऐसा होता है, काइट ऐसी होती है, ट्रेपीजियम ऐसा होता है, और कोऑर्डिनेटर तो जैसा मर्जी बना दो। ठीक है, तो ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है काइट पतंग, और ये क्या है समलंब, और चतुर्भुज तो आप जैसा मर्जी बना दो। ठीक है, तो इसने बोला कि किसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो आपको बता दो स्क्वायर में करती है।
ये तो आपको प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ये आंसर आ गया। बाकी फिगर पता तो आप उससे भी पता लगा लोगे। अब 8वें नंबर पे बोला है, ये पाई चार्ट देखिए, तो यहाँ कहा जा रहा है विच टाइप ऑफ द प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट। देखो बहुत आसान होता है ये, किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, बताओ, इसको देख के बता दो आप। देखो यहाँ पर थोड़ा गलत दे दिया इसने डाटा, देखो इंग्लिश में सही लिखा है 50%, यहाँ पे 25 लिख दिया। तो मनोरंजन का कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, तो 50% है, ये आ गया। और देखो ऑप्शन भी अलग दिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट से ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना इन्होंने हिंदी इंग्लिश में या वैल्यूज लिख दी या नेम लिख दिया, कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन वैसे आंसर करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो एक ही शीट होगी ना, इंग्लिश हिंदी। अच्छा पेपर दोनों में होता है आपका, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन आ जाओ, ये कह रहा है द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 36। ये कह रहा है अगर मैं क्यूब करूं 36 का तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा बताओ। अगर मैं 36 का घन करूंगा तो उसका पहला नंबर क्या आएगा, 36 का घन का मतलब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करो। ये कह रहा है अगर मैं 36 का क्यूब करूंगा तो इसकी वन डिजिट क्या आएगी, तो 6, 6 और 6। तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 6 जा 36, 36 6 जा, अगर नहीं आता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 216 है। तो पहला नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका आंसर 6 ही है, ठीक है, ये आंसर आ रहा। अब उसके बाद ये 10 रुपए आ जाइए, कह रहे यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75 75 के हैं तो चौथा क्या होगा बताओ। इससे बोले क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं फटाफट, यहाँ पर ये ले लिया हमने। इसने बोला 3 75 के, ये भी 75 का, ये भी 75 का, ये भी 75 का, तो ये चौथा कितने का होगा। आपको पता है कि चारों का टोटल कितना होता है, 360 होता है। जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों का टोटल 360 होता है ना। तो इसने बोला 3 75, तो चौथा क्या होगा, तो तीनों को जोड़ दो। 75 को 75 से जोड़ दो, 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 10 15, 21 और 1 22 225। तो 360 में से 225 घटा दो, 10 में से 5 के 5, 5 में 2 गए 3, 135। ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद ये पहले का 11वां, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। बताओ कौन सी चीज यहाँ पे गलत है, जो नहीं हो सकती। क्या 1/3 2/5 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। 1/3 आगे पीछे लिख सकते हैं, हाँ। 1/3 आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस में नहीं लिख सकते, तो ये आंसर आ गया। गलत पूछा था इसने, क्या पूछा था, कौन सा सत्य नहीं है, तो ये आंसर आ गया। अब उसके बाद 13वें पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक युग्म है या रैखिक व्यंजन है। देखो लीनियर पूछ रहा है, लीनियर किसे कहते हैं पता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी तो है ही नहीं, 1 है, ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो इसे रैखिक पूछा था, आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक पूछा था तो ये दोनों क्वाड्रेटिक थे, अगर द्विघाती पूछा तो ये, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसने बोला आपको इसे सुटेबल तरीके से रीअरेंज करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमको इसे जोड़ के दिखाना है। देखो इसने बोला है रीअरेंज करना, तो करना है, सुन रहे हो, इसने बोला है कि इसको पुनर्व्यवस्थित करना है, फिर उसके बाद आंसर निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में उतारो 3/5 प्लस ब्रैकेट में 3/8 प्लस 2/5 प्लस माइनस का 5/8। तो देखो इसने बोला रीअरेंज करो, तो रीअरेंज में पहले जो नीचे बेस वाले उसको एक साथ लिख लेंगे, 5 इसमें भी 5 इसमें भी है, तो इनको एक साथ लिख लो, 3/5 प्लस 2/5, और इनको एक साथ लिखना है। तो ब्रैकेट खोल दो, या अभी रहने दो, ब्रैकेट बाद में कर लेंगे, ठीक है भाई। हमने रीअरेंज कर दिया, क्या कर दिया, 5 वाले को एक तरफ रख लिया, 8 वाले को एक तरफ रख लिया, देख लिया, ठीक है। देख लो क्वेश्चन है, सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 5 है तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है भाई। पहले ब्रैकेट हटा लो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब दोनों में माइनस है ना, तो पहले कॉमन लेना पड़ेगा, 3/5 2/5 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3/8 प्लस 5/8, ठीक है। अब इसका एल्सियम ले लो, इसका अलग 5
देखो जब नीचे का सेम होता है ऊपर वाले सेम उतार देते हैं, हाँ या ना। नीचे का सेम होता है ऊपर वाले सेम उतार देते हैं, हाँ या ना। 3 और 2 कितने हो गए? 5/5। और 5 और 3 कितने हो गए? 8/8। हाँ या ना। इक्वल टू लगाते रहना बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब इससे कट के 5 से 5 ऊपर नीचे काट सकते हैं, 8 से कट के ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो एक में से एक गया, क्या गया? 0 आ गया। ब्रैकेट हटा दिया मैंने, देख लो। तभी तो इसने बोला था रीअरेंज करो, क्वेश्चन में हिंट दे दी थी हमें। ठीक है, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसने बोला है कि एक जन्मदिन की पार्टी में बच्चे उपहार पाने के लिए पहिया घुमाते हैं, प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। गेंद मिले तो बच्चों को क्या चाहिए? गेंद चाहिए भाई। ये कह रहा अब बर्थडे पार्टी है, तो चिल्ड्रन स्पिन अ व्हील टू गेट अ गिफ्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे पहला पार्ट है, तो प्रोबेबिलिटी है। और मैंने आपको बता रखा प्रोबेबिलिटी में टोटल नीचे लिखते हैं। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी भी साथ वाले देखना, ठीक है, मैं दोनों में लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लिखा, और किसकी निकालनी है? इसकी ना, तो ब्रैकेट में लिख देंगे गेटिंग अ बॉल। ठीक है, गेटिंग अ बॉल। हिंदी में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे प्रायिकता। देखो सबसे आसान टॉपिक होता है, इसको बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, प्रायिकता। ठीक है, गेंद मिले। ठीक है, तो अब मुझे बताइए गेंद का है, गेंद का है एक गेरी, तो ऊपर आ जाएगा 2, और टोटल कितने हैं गिनो, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, आपने खुद बता दिया। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 1/4 आंसर आ गया। देख लो कितना आसान था। सेकंड पार्ट देखो, ये कह रहा है खिलौना कार मिले। ठीक है, गेटिंग अ टॉय कार, तो फिर वही सेम चीज लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? गेटिंग अ टॉय कार। तो डियर, टॉय कार यहाँ पर है कितनी? 1 2 3 है। ठीक है, 3, टोटल कितना है? 8। ठीक है, हिंदी में क्या लिख देंगे? प्रायिकता। ठीक है, देखो सारा क्वेश्चन में से है, खिलौना कार मिले, खिलौना कार। ठीक है, तो यार ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला अगर ये नहीं करना तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, तीसरे का ये वाला। तो थर्ड का यहाँ पे सेकंड पार्ट करा रहे हैं, अगर ये पेनल्टी नहीं करनी तो देखो ये ऊपर वाली तो आसान है, पिक्चर में नहीं होती, आसान रहती है। अब ये करें, ये करने तो ये कर लो, ये भी आसानी होगी, कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक बॉक्स में 6 लेमन की कैंडीज है, जो जो बोला है वो लिखते चले जाओ। 6 क्या है? लेमन की कैंडीज है। देखो ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी का है, तो नीचे वाला भी प्रोबेबिलिटी का ही होगा। ठीक है, फिर क्या बोला? 5 मैंगो की कैंडीज है, मैंगो की कैंडीज है, और 4 स्ट्रॉबेरी की हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कैंडीज। और ये कह रहा है 5 जो है वो चॉकलेट कैंडीज है, 5 जो है चॉकलेट है। देखिए हिंदी में भी लिख दिया, यहीं से देखकर लिख दिया फटाफट। ठीक है, अब इससे बोला है कि आपको आम के स्वाद वाली जो है ना कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो एक की पूछी है इसने, तो पहले में टोटल पता होना चाहिए, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, टोटल कैंडीज। टोटल कैंडीज कितनी है भाई? भाई गिनो कितनी है टोटल कैंडीज। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? कुल, हिंदी में भी क्या लिखा? कैंडी ही लिखा हुआ, ठीक है ना, तो कुल कैंडी लिखा है, कैंडीज नहीं लिखा। ठीक है, तो कुल कैंडी तो कितनी है? जोड़ दो, 6 5 11, 11 और 4 15, 5 20। ठीक है, 20 हो गए, लिख दिया। अब पूछा क्या इसने? सर ये पूछा चुनी गई कैंडी आम के साथ वाली होगी, बस। तो यहाँ लिख देंगे प्रायिकता। ठीक है, आम वाली कैंडी। ठीक है, हिंदी में लिख दिया मैंने। अब इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी मैंगो कैंडीज। देखो यहाँ पे कैंडी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहे बहुत सारी हो लेकिन निकालते एक ही है ना, तो हम यहाँ पे कैंडी सिंगुलर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप बताइए आम वाली कितनी है? 5, टोटल कितना है? 20। हाँ या ना? तो अब किसके बारे में दोनों आते हैं? 5 के बारे में दोनों आते हैं, तो कितना है? 5 1 जा
5 5 4 जो 20, तो 1/4 आंसर आएगा। देखो इसने ना बस इस क्वेश्चन में क्या था, लग रहा था कि भाई लेंथ देखो कैसा होगा, लेकिन था एक ही चीज पूछी है, देख रहे हो, 2 नंबर का। पर ये ना थ्योरी में था, ये इसमें था, है ना, तो इसी के 2 नंबर है। तो इसलिए पूरी डिटेल हमने लिख भी दी थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में डिटेल लिखनी पड़ती है ना। समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं 4th क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है ना ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर की, वो आपको फाइंड करनी है। अगर आपको डायगोनल की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये स्क्वायर बोला है, तो जो बोला ना उसकी फिगर बनाएंगे, और उसकी आपको ना प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। यहाँ बोला कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई आपको निकालनी है, और उसके विकर्ण की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले जो बोला है ना उसकी हम फिगर बना लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि स्क्वायर, तो हमें पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेना। बना लिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। अब इसने बोला डायगोनल, तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल किसे कहते हैं, जो कोनों को मिलाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है ना उसकी जो डायगोनल होती है एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट भी करती है, और 90 डिग्री का भी जो है एंगल बनाती है, हर जगह 90-90 बनाती है, ठीक है। अगर पूरे की पूरी 10 है, देखो इसने बोला ना पूरी की पूरी डायगोनल जो है यहाँ पर 10 दे रखी है, तो ये आगे कितनी होगी? 5 की होगी। ऐसे ये पूरी पूरी 10 है, तो ये पूरी 10 है, तो ये भी कितनी होगी? 5 होगी। तो हम इसे 5 से आराम से निकाल देंगे, इस साइड को 5√2 आ जाएगा। एक बात जानना, जब दोनों बराबर होते हैं ना, तो जब हम उसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, ठीक है, तो 5√2 ही निकलेगा। फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लो क्या कहना चाहता हूं मैं। तो आपको पहले लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी लाइन आपको? कि जो वर्ग की जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को लंब समद्विभाज्य करते हैं। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर हिंदी में करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित, ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्योंकि लंब समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको ओ मान लो, ए ओ बी एंगल, ए ओ बी कितने का होगा? 90 का होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा? और ए ओ बराबर बी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, ये लिख दिया। अब हम यह लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं पूरी स्टेटमेंट के साथ समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है सबको पता होगा, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हिंदी में पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर। तो क्या होता है फॉर्मूला? एच का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आप सिंबल में लिख देना, ठीक है। अब मुझे बताओ एच क्या होगा? 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, क्या नाम है इसका? ए बी नाम है, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। और ये क्या? ए ओ, ये हो गया ए ओ का स्क्वायर, और ये हो गया बी ओ। आप किसी को भी बेस मान सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, लेकिन आपको एच वही मानना है जो 90 के सामने होगा, ठीक है। जो 90 के सामने होगा वो एच होगा, बाकी आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। यहां तक समझ में आ गया आपको? आप बताओ ए ओ कितना है? 5 का स्क्वायर, बी ओ कितना है? 5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। और अब ए बी, ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। आगे कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो 25 कितने हो गए? 50 हो गए। ये ए बी, ये ए बी, ये रूट में बन गया, ठीक है। अब 50 का रूट क्या होता है?
5 10 50, 5 2 10, 2 1 2, तो 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया, तो 5√2 आ गया। ठीक है, ये आ गया आंसर सेंटीमीटर। आगे समझ में। और मैंने आपको बताया था शॉर्टकट भी याद रखो बच्चों, कि अगर ये दोनों सेम आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, जैसे 7 आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये हमेशा 7√2 ही होगा हमेशा। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5√2 ही होगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। क्लियर हो गया आपको, अच्छे समझ में आ गया। ठीक है डियर, अब आगे बढ़े। चलो ये देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 48 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या को आपको निकाल के दिखाना। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, इवन है इवन, और नेचुरल नंबर भी है। 48 आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको जो बोला उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, जैसे अब हमें क्या बोला है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, और कौन से बोले? इवन। तो हमें पता नहीं है कौन से, तो हम उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिखेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। आप मुझे बता सकते हो कि भाई 3 नेचुरल नंबर कौन से होंगे जो कंसेक्यूटिव हो और जिनको जोड़ने पर जो है आंसर 48 आता हो? बता सकते हो? अगर नहीं पता तो ऐसे करना पड़ेगा। तो माना 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्या, तो कौन कौन सी होगी? अगर पहली मैंने x मानी, तो अगली क्या होगी? x+2, क्योंकि इवन बोला ना, एक छोड़ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक 6 नंबर है, अगला क्या होगा? 8, अगला क्या होगा? 10। हाँ या ना? अगर एक 12 है, तो अगला क्या होगा? 14, अगला क्या होगा? 16। हम अगर एक 16 है, तो अगला क्या होगा? 18, अगला क्या होगा? 20। इवन नंबर बोला है और नेचुरल भी बोला है, आपको ये याद रखना है। अब नेचुरल बोलने का मतलब पता है क्या है भाई? अगर कोई बच्चा बोले सर माइनस में ले लूंगा, है ना, पर बच्चों वो नेचुरल में नहीं आएंगे ना, वो तो 1 से स्टार्ट होता है। तो आपसे यहां बोला गया, इसलिए आपने बोला सम प्राकृत संख्या x मानी, दूसरी x+2 मानी, तीसरी क्या? x+4। ये नहीं लिखना कुछ भी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना, तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में प्रश्नानुसार क्या बोला इसने? 48। तो तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा? x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है हमें? 48 दे रखा है। हाँ या ना? समझ में आई? अब बताओ x कितना होगा? 3x। 4 और 2 कितना होगा? 6। ये आपने पढ़ा होगा, है ना? तो प्लस का 6 जाके क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट में से घटाते हैं, प्लस का 6 जाके माइनस का हो गया, तो 48 में से 6 के कितने बचे? वेरी गुड, 42 बचे। अब मल्टीप्लाई वाला 3 जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बोला था उन्हें बोला मैंने वेरी गुड। 3 1 जा 3, और जिनको आता उन्हें भी। ठीक है, 3 4 जा 12, जो सीख रहे हैं अभी वेरी गुड, बाद में मिलेगा आपको। ठीक है, 14 आ गया। आ गया। अब इससे बोले सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसमें 4 जुड़ा होगा? वही तो बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है, तो बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। तो 14 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 18 आ गया उसे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 18 आ गया। आ गया? क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद पांचों क्वेश्चन हमारा हो गया। अब है छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन में देखो क्या है। यहां बोला गया अगर एक 80 है, तो इसने बोला बाकी सब निकालिए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, हाँ या ना? तो ये तो फटाफट ऐसे ही हम फटाफट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसका आंसर करने जा रहे हैं। तो एंगल ए 80 दे रखा है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। बताओ एंगल ए बराबर सी के क्यों होगा? बराबर कितना होगा? 80। क्यों होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
ये बी है और ये डी है। अब हमें ये निकालने हैं। आपको पता है जब पैरेललोग्राम होता है ना, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो इसका और इसका टोटल 180 होता है। ठीक है, इनका दोनों का टोटल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे एडजेसेंट एंगल। क्या लिख दोगे? एडजेसेंट एंगल। अभी मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है, तो अब आप बताओ ए 80 है तो बी कितने का होगा? बताओ बी कितने का होगा? क्योंकि टोटल एक तरफ का जो टोटल होता है ना वो 180 होता है। एक ने 80 रुपए ले लिए तो बचे कितने? 100 रुपए ना। ठीक है, आगे समझ में? तो अब मुझे बताओ, मुझे बी पता लग गया। क्या पता लग गया? बी। तो डी कितने का होगा? बताओ डी कितने का होगा? अगर बी 100 का तो ये भी 100 का होगा। तो ठीक है, तो हमारा एंगल बी बराबर एंगल डी कितने का आ गया? यहाँ पर 100 डिग्री आ गया। क्या लिखोगे? वही अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एक बार फटाफट इंग्लिश में देख, इंग्लिश में करवा दिया। हिंदी में देखो बच्चों, हिंदी में इसने बोला ए, यहाँ पर इसने बोला है आपको ए 80 दे रखा, सी कितने का होगा? तो आप ए बराबर सी लिख दोगे, 80 डिग्री लिख दोगे। क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की विपरीत कोण है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है। पूरा पूरा लिखना। ठीक है, विपरीत कोण है। ठीक है, अब उसके बाद हमें बी निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है। इनका टोटल कितना होता है? 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 आ गया। क्या लिख देंगे यहाँ पर? आसन कोण लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए हमारा 80 डिग्री है तो बी कितने का निकलेगा? आपको पता है टोटल क्या होता है एक तरफ जो एंगल बने होते हैं। ठीक है, 100 आ गया। ठीक है, अब ये 100 है तो ये भी 100 का होगा। तो एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर कितने का होगा? 100 डिग्री। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण या विपरीत कोण लिखता है। ठीक है, तो ये आपसे मैंने डिस्कस कर दिया। अब उसके बाद देखो सातों क्वेश्चन तो बहुत इजी है। फटाफट देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला आइडेंटिटी लगा के सोल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो यहाँ लिखा है 73 की पावर 2 है और 27 की पावर 2 है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें ए के ऊपर स्क्वायर लगाओ और बी के ऊपर स्क्वायर लगाओ? बताओ कौन सा फॉर्मूला होता है? जब पहले वाले पे स्क्वायर दूसरे वाले पे स्क्वायर लगाओ बीच में माइनस लगाओ तो क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आपको ये आइडेंटिटी लिख के दिखानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्व समीका। ठीक है, तो बोलोगे सर्व समीका का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है, देखो यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश फॉर्मूला वही रहेगा। अब क्या कर देंगे? एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, और एक बार जो है इसे हम प्लस में कर देंगे। तो 73 में से 27 गए, कितने बचे? 73 में से 27 गए, 13 में 7 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 46। 73 और 27 कितने होते हैं? 100 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया? 4600 आ गया। बताओ टाइम लगा? नहीं लगा, फटाफट कर दिया बस। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है के की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां। ये कह रहा है के का मान आपको निकालना है 8/5 पावर माइनस का 3 है मल्टीप्लाई 8/5 पावर माइनस का 9 है इज इक्वल टू 8/5 5 के, यहाँ पे के लिखा है +3 है। ठीक है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान देना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी? बताओ। जब बेस सेम है, आपको पता है यहाँ बोला तो नहीं है इससे कोई आइडेंटिटी, हमारी मर्जी है फिर हम फॉर्मूला लिखे ना लिखे। ठीक है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों,
जब बेस सेम होता है ना तो पावर जो होती है वो जुड़ जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो जब 8/5, इधर भी 8/5 है, देख लो सेम है ना, तो 8/5 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या लगा देंगे -9, ठीक है, इजिकल टू में सेम उतार देंगे 8/5 5k+3, ठीक है। जब बेस सेम होगा तो पावर जुड़ेगी, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग गया, ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में लिख दिया। यहां तक समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और जब इक्वल में भी ये नंबर सेम लिखे होते हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 9 3 कितने हो गए, 12 हो गए, 8/5 -12, 8/5 5k+3। अब ले देंगे कंपेयरिंग, मतलब तुलना करने पर, तो -12 बराबर 5k+3, ठीक है। अब प्लस का 3 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 3 जाके माइनस का हो गया ना, 12 और 3 कितने हो गए, 15, और 5 गुणा वाला जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो 5 से 15 आ गया, -3 आ गया। देख लो ये कैसे करा है। सबसे पहले क्या करा, जब बेस सेम था तो पावर जोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद जब दोनों सेम होते हैं ना तो ये हट जाते हैं और ऊपर की पावर बचती है, और पावर बचने के बाद फिर हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते, वेरिएबल एक तरफ कर लेते, वेरिएबल एक ही था 5 के, और प्लस का माइनस हो गया 15 हो गया, ये 5 बटे में चला गया, -3 आंसर। ये कह रहा अगर ये नहीं करना तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला और वाला देख लो, एग्जाम में 8वें नंबर पे ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन। अब ये और देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला था, ये प्लस वाला है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, देखिए और वाला है। अब देखो यहाँ हिंदी इंग्लिश का तो कोई मैटर रखता नहीं ना, है ना, देख रहे हो ना आप, ओके। तो 1/3 -3 +1/5 -2 +1/2 -4, ठीक है। अब देखो जब माइनस है ना तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, माइनस है नहीं है, उल्टा हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। जब माइनस होता है ना तो जो ऊपर वाला वो नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसे, ठीक है, व्युत्क्रम, 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब 3 की पावर कितने, 3, तो 3 को 3 बार लिख लो, हम सीधा भी सोल्व करके लिख सकते हैं 27, ठीक है, 5 की पावर 2 है, सीधा भी लिख सकते हो 25, और 2 की पावर 4 है, सीधा भी लिख सकते हो 16, ठीक है। मैं लिख के दिखा दिया, तो 3 3 9 27, कई बच्चे करते हैं 3 3 9 लिख देते हैं, इसलिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ओपन करके दिखा रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा गलत ना करे, ठीक है। ऐसे 2 4 8 लिख देते हैं, इतनी मेहनत करी, गलत कर दे क्या फायदा। और देखो चेक कर लेना कि ऑप्शन में ऊपर वाला आसान है या नीचे वाला आसान है। तो 3 3 होते 27 हो गए, 5 5 25 हो गया, देखो नीचे वाला तो बहुत आसान था, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, अब सीधा जोड़ना है आपको, ठीक है, 27 25 16 जोड़ दो, 5 7 12 6 18, ऊपर 1 कैरी हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया, 68 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रथम ने अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार एक मेडिकल स्टोर से 4% वैट सहित 550 में दवाइयां खरीदी, वैट जोड़ने से पहले की कीमत निकालनी है। देखो आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा होगा बुक में, बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे दिया है, आपकी बुक से ही है ना। तो आप समझ के क्वेश्चन क्या है कि जो प्रथम ने दवाई खरीदी है ना, ठीक है, वो 550 की खरीदी है, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। प्रथम सोच रहा है कि अगर मुझे टैक्स ना देना पड़ता तो मुझे दवाई कितने की पड़ती, लेकिन द प्राइस बिफोर वैट निकालना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जब हमें जोड़ कर दिया हो ना तो आपको पैटर्न से कर लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस है तो बात अलग है, ठीक है, नहीं तो पैटर्न फॉलो करो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और हमें बिफोर निकालना, जब भी बिफोर निकालना है तो उसको एक्स मान लो। सबसे आसान तरीके से बताता हूँ, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। द प्राइस, पहले इंग्लिश में देख लो, द प्राइस बिफोर वैट was added,
लेट मान लेंगे यहाँ पे, लेट एलईटी लेट, तो क्या मान लिया, एक्स मान लिया। द प्राइस, लेट द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड एक्स है, ठीक है। और ये क्या है, रुपीज है ना, तो यहाँ पे हल्का सा रुपीज का साइन बना देना, ठीक है। समझ में आ गया। तो हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पर, हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे वैट जोड़ने से पहले की कीमत, माना, हाँ आप दवाई वगैरह लिखना चाहे वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो इतना बहुत है, माना वैट जोड़ने से पहले की कीमत, ठीक है, क्या, रुपीज एक्स। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। समझ में आ गया तक। अब आपको पता है कि वैट कितना लगा है, बताओ कितना लगा वैट, 4%। अगर मान लो मुझे पता होता पहले कितना प्राइस है, एक्स है, तो मैं एक्स पे तो टैक्स लगाऊंगा, तो वैट कितना हो गया, वैट इंग्लिश में कैसे लिखोगे, 4% ऑफ एक्स, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखोगे, वैट बराबर एक्स का 4%, बस यही होता है हिंदी इंग्लिश में, है ना। अब आप खुद सोचो, इन दोनों को जोड़ोगे, जब आपने कोई चीज खरीदी उस पर टैक्स दिया तो उसको मिला के तो आपने दिए पैसे, हाँ या ना। तो आपको ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सुनना मेरी बात, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अब खाली क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार, ठीक है। ये देखो, आपको कंसेप्ट पता लगाना चाहिए बच्चों। अगर डिस्काउंट होता तो माइनस करते, अगर वो टैक्स होता है तो वो जुड़ जाता है। तो एक्स प्लस क्या है, 4% ऑफ एक्स, तो 4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू में कितना है, 550। अब हिंदी वाले बच्चा यहाँ पे हिंदी में लिख देगा बस, ठीक है। तो x की जगह x लिखा, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4 लिखा, परसेंट की जगह नीचे 100 आ गया, ठीक है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग गया, x आ गया, इक्वल टू में 550, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा हिंदी मीडियम में कहे कि सर मुझे हिंदी में बताओ x, ठीक है, लिखा x का 4% बराबर 550 है, तो x की जगह x लिखा, x का की जगह गुणा 4/100, 550, देखो वही चीज सेम है ना, देख लो इंग्लिश में, देखो हिंदी में देखो, ये एक्स इधर लिखा है, इसमें एक्स इधर लिखा, बस यही फर्क है। और किसी बच्चे ने अगर ऐसा भी लिखा तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से बात तो एक ही है ना, 12 ही तो आएगा। अब सोल्व करो इसे, कैसे सोल्व करेंगे बताओ, दोनों में आप एलसीएम लोगे, पहले इसको सिंपल कर लो, एक्स 4x अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 550, नीचे एक लगा दी, 100 को इससे करो 100x, इससे करो 4x, इसको करो, आपने बटरफ्लाई मल्टीप्लाई देखी है ना, वही कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। अब 100 और 4 कितना हो गया, 104 हो गए, बटे में 100 इज इक्वल टू में कितना, 550, ठीक है। तो अब इसको उधर ले जाओ, देखो 550 ये नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है ना, ये नीचे चला जाएगा, यहां तो समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करना, काटना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 0 2 0 लग गई। अब इसको सीधा डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो लगभग, हमारा आंसर, इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ऐसे 5 5 0 0 0 1 0 4 से कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 से जाएगा 20, ठीक है, ऐसे 0 निकाली, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 528.8 चलता रहेगा, जो लगभग जो है 5 आ जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। तो ये रुपीस हो गया, तो इतने रुपए का मतलब दवाई इतने की थी, फिर उस पर टैक्स लगा तो 550 की पड़ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में आप आंसर लाइन 0 लिखेंगे, यानी द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड एक्स की जगह ये पूरी लाइन दोबारा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, जरूर लिखा करो। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 10th है, यहाँ पर आप हिंदी में देख रहे हैं और ये इंग्लिश में है,
ठीक है, तो ये कह रहा है द मास ऑफ द मेटल रोड वेरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ेगा। ये कह रहा है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साफ बता दिया आपने। इनवर्स डायरेक्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, उसी में से लिखा गया और साफ बता दिया गया कि अगर मेटल की रोड लंबी करोगे तो उसका मास बढ़ेगा, छोटी करोगे तो उसका मास घटेगा। ये कह रहा है अगर अगर रोड 15 सेंटीमीटर लंबी है तो उसका मास इतना आता है, अगर उसका मास 270 है तो रोड की लंबाई निकालिए। अब सोचो ये इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, यहाँ पे बड़ी है तो इसका मतलब 15 से बड़ा आंसर आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन को करा कैसे जाता है, देखो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहले ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, इनको पहचानना पड़ता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, मतलब ये प्रत्यक्ष है, ठीक है, या इसका प्रतिलोम है, उल्टा करने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे साफ बता दें कि समानुपाती वाला है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक्स मान लेना है, ठीक है, जिसको हमें निकालना है उसको एक्स मान लेना, ठीक है, सुन रहे हो। तो हिंदी में क्या लिखोगे, 200 माना लिख दोगे, माना 270 ग्राम द्रव्यमान वाली छड़ की लंबाई बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। समझ में आ गई। देखो यहाँ पर इंग्लिश में देखो कहाँ है, यहाँ पर ये देखो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द रोड whose mass is 270 इज इक्वल टू एक्स मान लिया। समझ में आ गई, मास लिखा MASS, ठीक है, मतलब यहीं से देख के उतारा है, मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गई। अब इसके लिए आपको भैया टेबल बनाना, ऐसे बॉक्स बना लेना, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, मास, और यहाँ पर क्या लिखना है, लेंथ, ठीक है। मास किस में आप बताना चाहते हो, देखो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे किस में, ग्राम में लिखा है, तो ब्रैकेट में आप यहाँ ग्राम लिख दोगे। और यहाँ लेंथ किस में आप बता रहे हो, यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है। और अगर हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो यहाँ पर बता दो, मास की जगह आप लिख दोगे द्रव्यमान, ठीक है, और लेंथ की जगह लिख दोगे लंबाई। इतना ही फर्क है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। अब बताओ अगर मास 195 ग्राम है, 195 है, तो उसकी लेंथ कितनी है, कितनी है लेंथ, 15 ना, तो यहाँ 15 लिख देंगे। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ बच्चों। और इसने बोला अगर मास 270 है, या आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, बस वैल्यूज के सामने लिखनी है। इसने क्या बोला है, तो आपको लेंथ निकाले, तो लेंथ की जगह हमने क्या माना हुआ है, एक्स ना, ठीक है। आपने जब वीडियो देखी होगी मेरी ग्रामर कह रहा हूँ, फॉर्मूले वाली, तो आप उसमें देखोगे ना, आपको मैंने बहुत अच्छे समझा रखे हैं इसको, आप वो जरूर देखना। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने ऐसा बना ली तो आप सिंपल तरीका इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा लिख देना, ठीक है, प्रश्नानुसार। क्योंकि डायरेक्ट है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसको इससे। तो x गुणा में 195, 15 गुणा में 270, तो x इक्वल टू 15 गुणा में 270, 195 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, नहीं तो आप ऐसे भी तरीके से कर सकते हो। एक तरीका और बताऊं, देखो जैसे 195 में ग्राम में, ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ आती है, तो 1 ग्राम में कितनी आएगी, 15/195, तो 270 ग्राम में कितनी आएगी, जैसे हम बचपन में करते थे ना, 100 चॉकलेट इतने की है, 10 चॉकलेट, 1 चॉकलेट कितने की होगी, फिर 10 चॉकलेट कितने की होगी, बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हो। देखो वही चीज आ रही है ना। ये तरीका कई बार अप्लाई नहीं हो पाता ना, डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो ये सबसे आसान पैटर्न है। बॉक्स बना लो, 2 चीजें पता लगा लो कौन सी है, रख दो, जो नहीं पता अगर डायरेक्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपको। देखिए 5 3 15, 5 3 15, और 5 9 45, ठीक है। और 3 से काटो, 3 1 3, 3 3 9। अब ये 270 बटे में 13 आ रहा है,
तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20.77 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई कैसे करें? ठीक है, काटना और इसकी तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में मेंशन है और यहाँ पर हमारा इंग्लिश में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है इसने इस क्वेश्चन में, देखिए ये कह रहा है कि ना एक ना हमारे पास जो है ना पानी रखने का एक क्यूबोइडल रिजर्वेयर है। ठीक है, उसमें पानी रखते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो ये कह रहा है कि अगर उसमें से हमने 8,400 लीटर पानी बाहर निकाल दिया तो आप बता सकते हैं कि उसकी पानी की कितनी हाइट कम हो गई। देखो एक बात थोड़ा सोचो, या हिंदी में पढ़े, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया मैंने ना। तो जैसे ये एक क्यूबोइडल बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ, नहीं भरा हुआ, तो हमने इसमें से कुछ पानी बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आप खुद सोचो जितना पानी इसके अंदर था वो इसके वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा, और जो पानी हमने इसमें बाहर निकाला है उतनी तो हाइट कम होगी, क्योंकि एरिया तो वही रहेगा ना, नीचे की चीज, नीचे का बेस तो वही रहेगा, पानी ऐसे कम होता है ना। ये तो है नहीं आप इसी जगह को खाली कर दे, तो फिर हम इसे निकालेंगे कैसे? तो देखो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि जो ये पानी लीटर में है ना, ये इसके हिसाब से कितने, यहाँ पे मीटर लिखा है तो मीटर क्यूब में कितना पानी कम हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। आपको पहले क्या लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, कितना पम्प्ड आउट हो गया पानी, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ये लिखा ना, पम्प्ड आउट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पम्प्ड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम या आउट लिख दिया क्योंकि बाहर निकल गया है। वो कितना पानी बाहर निकला है, 8,400 लीटर निकला है। पर मैंने क्या कहा, हमें इसे मीटर में पता होना चाहिए, तो लीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8.4 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ तक आ गया। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे जलाशय से निकले गए पानी का आयतन। ये जैसे लिखो, बाहर निकाले गए पानी का, ठीक है, अगर लिखना तो जलाशय से लिख दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने वी लिख के आउट लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में कोई बात नहीं है। तो ये हमने मीटर के में बदल दिया। अब जितना पानी निकला है, ठीक है, वो कैसे निकाले, उसमें बोला हमें हाइट पता लगानी है। यहाँ पे लिखा है जलस्तर जलस्तर में गिरावट, तो आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो कि कितनी गिरावट आई है। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं, लिख सकते हैं, लिख देते हैं माना यहाँ पे जलाशय में जल स्तर में गिरावट बराबर H1 मान लिया। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इसको क्या लिखोगे, यहां से आप लिख दोगे द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वर लेट। ठीक है, ये मैं जल्दी लिख रहा हूँ, इसी में से मैं दिखा रहा हूँ ना, इसी में से आपको लाइन उतारनी है। ठीक है, द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वियर RESERVIOR। ठीक है, VOIR है। ठीक है, VOIR। ठीक है, तो ये हो गया, H मान लिया। ठीक है, तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो सीधा। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ तो वही रहेगी उसकी, जब पानी कम हो रहा है तो लेंथ ब्रेथ तो वही रहेगी, लेकिन हाइट जो है ना, जितना पानी गिरा उसको मैंने क्या माना है, H माना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप L इंटू बी इंटू H1 इजिकल टू में
आप क्या लिख लोगे यहाँ पे 8.4 मीटर क्यूब, क्योंकि इतना पानी कम हुआ है ना। ठीक है, समझ में आ गई। तो अगर आप एक और लाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वाटरफॉल कितना हुआ है इसमें, उसके हिसाब से, नहीं तो इतना सफिशिएंट है। तो एल कितना है, देखो एल वही लेंगे 7, क्योंकि जब पानी निकल रहा होता है तो नीचे का ये जो लेंथ और ब्रेथ है इसमें थोड़ी चेंज होगा, नहीं होगा। ब्रेथ ब्रेथ कितनी होगी, वही रहेगी। कितनी है ब्रेथ, 6। हाइट कितनी हो जाएगी, हमें वही तो निकाले कितनी कम हो जाएगी, तो उसे h1 उसके बराबर ही है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम क्यों होता है। अब मीटर क्यूब वगैरह यूनिट मत लगाओ अभी। अब इसको उधर ले जाओ, आपका निकल जाएगा 8.4, इन दोनों को अपॉन में ले जाओ, 7 × 6 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गए। अब पॉइंट हट गया नीचे, 0 आ गए। अब h क्या है 84, नीचे क्या है 7 × 60। अब इसको सॉल्व कर दो, 84 7 वाले 420। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हल्का सा फोल लिख दो यहाँ पर, ताकि टीचर समझेंगे एज फोल है, मतलब कितना पानी नीचे गिर गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप फोल लिख दो, इससे ना काफी आसान रहता है टीचर को समझने में भी। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो ये देखो 42 से सीधा कट रहा है, 42 से कम 42, 42 दोनों 84 होता है। ठीक है, तो 0 की जगह 2 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लगे तो 0.2 मीटर आ गया। तो 0.2 मीटर, देखो सिर्फ 0.2 मीटर हाइट कम होगी अगर इतना पानी निकाल लेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आप कहोगे सर ऐसे तो बुक में नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन एडिशनल आते हैं और वो आपको अच्छे से करने होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस पेपर आपको करना होता है, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ तक समझ में आ गई आपको। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का तो कोई वो नहीं था, बस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, हिंदी में प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, और लास्ट में लाइन दोबारा जरूर लिखा करो, ये वाली जो लिखी है, क्वेश्चन में से देख के लिखनी होती है, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ऐसी राइटिंग में लिख। क्लियर आ गया, समझ में आ गई। उस अब देखिए 12th क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में हम देख लेते हैं, हिंदी में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी हम आंसर कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो टोटल है ना बच्चे, जितने, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं टोटल स्कूल में, तो उसमें से जो 2/5 2/5 जो स्टूडेंट्स हैं वो कार से आते हैं, 1/4 जो है वो बस से आते हैं, और बाकी जितने बच्चे बचे ना, जितने बच्चे बचे तो जो पैदल आते हैं पैदल, उसमें से 1/3 बच्चे जो अपने पैदल आते हैं, मतलब जितने बच्चे बचे उसका 1/3 जो है वो क्या है, पैदल आते हैं। और आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, आगे हमें दे रखा है कि जो बाकी बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के द्वारा आते हैं, पेरेंट्स के साथ आते हैं। ठीक है, और वो कैसे भी आते हो जैसे भी, तो 224 बच्चे जो है वो अपने आप अगर आते हैं तो आपको पता लगाना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो अपने आप जो बच्चे आते हैं ना अपने आप, वो कितने फ्रैक्शन में है, तभी हम टोटल को एक्स मान सकते हैं, क्योंकि टोटल को तो मानना पड़ेगा जब हमें टोटल नहीं दे रखा तो। ठीक है, ऐसे आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में क्या मेंशन किया गया है, देखिए वही सेम चीज लिखी है। ठीक है, मैंने समझाया हिंदी में ही है, इंग्लिश में दिखा दिया था। ठीक है, वही है। तो अब इसे करना है तो इसको हम करेंगे फटाफट। ठीक है, तो आप पढ़ना चाहे एक बार पढ़ ले, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले क्योंकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे तो करते करते वो समझ में आ जाएगा। तो देखो हमें ये नहीं पता कि कुल बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो हमने माना कुल जो विद्यार्थी हैं वो x। ठीक है, कुल जो विद्यार्थी गण है वो क्या है, x है। माना लेट टोटल स्टूडेंट्स, वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें जो है फ्रैक्शन जो है यहाँ दे रखी है कि भाई कार से कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है ना, तो कार से कितने आ रहे हैं, तो द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, सबसे पहले हमें किसका दे रखा है यहाँ पर, हमें दे रखा है यहाँ पर कार से। ठीक है, तो
द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु कम बाय कार, तो कितना दे रखा है हमने, 2/5 दे रखा है, ठीक है। और जो है बस से कितने आते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, पहले इंग्लिश में देख लो ना, हु कम बाय बस, तो कितना हो गया यहाँ पर, कितने आते हैं बस से, चेक करो, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे फ्रैक्शन निकालो जो व्हीकल से आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन लिखा, तो व्हीकल दोनों व्हीकल है क्योंकि पैदल का उन्होंने अलग से बोला है ना, तो व्हीकल का जो है यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, ठीक है, 2/5 प्लस 1/4, ठीक है। तो कितना आ गया, टोटल करो इसको, मतलब एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 13/20 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई, 13/20 आ गया। अब बाकी कितने बचे, बाकी जो थे वो किससे आएंगे, पैदल, तो रिमेनिंग निकालो, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल एक होता है, फ्रैक्शन में टोटल एक होता है, एक मतलब एक कंप्लीट नंबर, तो हम रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल बाय वॉक, जो पैदल चल के आते हैं, तो 1 में से घटा देंगे 13/20, ठीक है। तो इसका एलसीएम लो, 20, 20 से कम 20, 13 कम 13, 7/20 आ गया, आगे समझ में। अब उसने क्या बोला है कि इस 7/20 में ना, 7/20 में जो 1/3 है ना, 7/20 का 1/3 वो अपने आप आते हैं, और जो अपने आप आते हैं उसके हमें यहाँ पे नंबर दे रखा है कि भैया वो बच्चे जो है ना वो दे रखे हैं आपको यहाँ पर कि वो कितने हैं, ये रहा 224, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या निकालने वाले हो बच्चों, जो अपने आप आते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल, ये देखो यहां से क्वेश्चन से देख के लिखना है आपको, ठीक है। बाय वॉक ऑन देयर ओन, ठीक है, बाय वॉक ऑन देयर ओन, जो अपने आप आते हैं, ऑन देयर ओन, तो 7/20 का क्या कर देंगे यहाँ पर, 1/3 कर देंगे, तो 7/60 आ गया, क्या तो समझ में आ गया। अब कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आने में हमें कितना समय लग गया, प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है, एक्स का, देखो यहाँ पे इसका हमने मल्टीप्लाई कर, ये जब करेंगे 1/3 तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो हमें आंसर दिया था उस तक हमें पहुंचना होता है, तो एक्स का 7/60 करेंगे तो जाके हमारी वैल्यू आएगी 224, जो दिया था उसमें लेकर आया आंसर। अब इसको उधर ले जाओ, तो 224, 60 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको काटो, 7×3 = 21, 7×2 = 14, तो 32 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0, 6 × 12, 18 और 1 19, तो इतने बच्चे हैं टोटल स्कूल में, ठीक है। अब इसने जो पूछा हम उसका आंसर निकाल देंगे, तो मैं पहले आपको आंसर यहाँ बता देता हूँ। जैसे इसने पहला क्या पूछा है, यहाँ पर इसके आगे का पेज है, पेज की वो पिन खुल गई ना, चलो देखो पहले बोला स्टडी इन दैट स्कूल, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो
पहले एक आंसर कितना आ गया, 1920 आ गया। ठीक है, पूरे बच्चे पता लग गए। फिर बोला कम टू स्कूल बाय कार, तो बी का आंसर क्या है, जो कार से आते हैं। तो कार वाले कितने हैं, यहाँ देखो कार वाले कितने हैं, 2/5। ठीक है, तो 1920 का 2/5 कर देंगे। ठीक है, फिर सी का क्या है, इन्हें बोला है जो बस से आते हैं। ठीक है, बस से कितने आते हैं, 1/4, 1/4। तो 1/4 1920 का 1/4 कर देंगे। फिर डी में क्या पूछा है कि जो पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो हमें टोटल में से 1920 में से टोटल में से ठीक है, किसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो अपने आप आते हैं उनको घटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे काट दो, 5 दिए 15 हो गया। ठीक है, और 4 5 40 और 5 चौबीस 384। 384 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 768 आ जाएगा। इसको काटो, 4 चौक 16 हो गए, 4 8 32 हो गए। ठीक है, तो 480 ही आ गया। ठीक, अब देखिए डी, तो 1920 लिखा आपने, तो आपको पता है टोटल कितना 1920 है। ठीक है, हमने निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, तीनों को घटा देंगे। तीनों कौन से, मतलब जो यहाँ पर कार से गए हैं, जो बस से गए हैं, ठीक है, और जो पैदल वाले गए हैं अपने आप 224। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 448 बचेगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, जो माता पिता के साथ गए। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/3, जो 1/3 है वो अपने आप गए, तो 3 में से 1 या 2, तो 2/3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/60। तो आप 1920 का 14/60 भी कर दोगे, तब भी आंसर जो है 448 आएगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, यह आसान तरीका है। भाई तीनों को पता लग गया हमें। ठीक है, तो टोटल में से घटा दे तो बच्चे जो पेरेंट्स के साथ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब एक बार इसे मैं हिंदी में फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, हिंदी मीडियम वाले एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, इंग्लिश वाले भी देखना चाहे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनमें से कुछ जो कार से जाते हैं, तो ये कार से जाने वालों का भिन्न है। तो कार से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी गण का भिन्न। ठीक है, टोटल ने x मान लिया। फिर ऐसे ही बस से, तो बस से विद्यालय जाने वाले विद्यार्थीगण, विद्यालय जाने वाले विद्यार्थीगण का भिन्न। तो ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, फिर हमने जो है गाड़ियों का भिन्न निकाले टोटल। ठीक है, तो हमने किसका भिन्न निकाल लिया, वाहन से, वाहन लिख दो, चीजें समझेंगे। वाहन से जाने वाले बच्चों का निकाल दिया उन्होंने भिन्न। फिर उसके बाद जो है पैदल चलने वालों को भिन्न कितना होगा, टोटल में से घटा देंगे। ठीक है, तो शेष पैदल चलने वाले विद्यार्थी गण का भिन्न। ठीक है, ये निकाल दिया। अब उससे बोला है जो बच्चे जो है ना अपने आप पैदल चलते हैं, ठीक है, अपने आप स्कूल आते हैं, मतलब बिना माता पिता की सहायता के अपने आप आते हैं, तो अपने आप पैदल चलकर स्कूल आने वाले विद्यार्थीगण। देखो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, तो ये 7/20 का जो है ना वो है जो पैदल चलते हैं ना ये। ठीक है, इसका 1/3 है। और ये जो हमें आंसर जो है क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा था कि वो जो सिर्फ अपने आप चल करते 224 है। तो ये हमने फिर इसको क्या करा, यहाँ पर इसे कंपेयर कर दिया, हमने x निकाल दिया, टोटल बच्चे पता लगा लिए, फिर जो जो क्वेश्चन पूछा था हमने कर दिया। तो पूरी स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, जो जो यहाँ बोली गई है, फिर इसके अब आगे आंसर लिख देना। ठीक है, समझ में आ गई। तो जो पढ़ने वाले कुल बच्चे इतने हो गए। ठीक है, और ये कार से हो गए, ये बस से हो गए, और बाकी बच्चे पूछा था तो कार, बस और जो अपने आप चलकर है वो तीनों को घटा दिया। ठीक है, नहीं तो यहां से भी आप कर सकते थे इसे शॉर्टकट, ये या ये दोनों में से एक करना है। तो इसको
तो ये देखो 1/3 अपने आप जाते हैं, तो 2/3 जो है वो माता पिता के साथ जाएंगे, तो 14/60 हो गया। तो सीधा 1920 का 14/60 भी कर सकते हैं। दोनों में से एक कर रहे हैं, दोनों मत लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने काट दिया इसको, ठीक है। देखिए अब हम 12th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और वाला क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया कि एक मदर है और उनकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने मिलकर एक रूम का कंस्ट्रक्शन करा 62,000 रुपीज़ में, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कि बड़ी बेटी ने पता है कितने पैसे लगाए हैं, जितने उसकी माता ने लगाया ना उसका 3/8 लगाया, और छोटी बेटी ने ना जितना उसकी माँ ने लगाया उसका 1/2 लगाया, ठीक है। समझ में आ गया इंग्लिश में हिंदी में, कि जो बड़ी बेटी है उन्होंने 3/8 लगाया अपनी माता के कंट्रीब्यूशन का, और छोटी बेटी ने 1/2 लगाया अपनी माता के कंट्रीब्यूशन का। तो हमें ये पता ही नहीं है कि माता ने कितना लगाया, पता है हमें? नहीं पता ना। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, क्योंकि देखो आपने बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा नहीं देखा, तो आपको खुद अपने माइंड से सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो आप लिखोगे लेट मदर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, माना माता का योगदान। तो देखिए माता ने जो योगदान किया वो एक्स किया मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब बड़ी बेटी का योगदान कितना है? बड़ी बेटी का आप लिखना चाहे पूरा भी लिख सकते हैं, मकान को बनाने में योगदान, ठीक है। नहीं तो बड़ी बेटी का योगदान, शॉर्टकट भी ठीक है, ठीक है। तो और एल्डर्स डॉटर्स कंट्रीब्यूशन, एल्डर DAUGHTER, एल्डर डॉटर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कितना है देखो, इसने क्या बोला है 3/8, तो x मल्टीप्लाई कर देंगे 3/8, यानी कि 3x/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, छोटी बेटी, ठीक है। तो छोटी बेटी है, ठीक है, छोटी बेटी का योगदान, ठीक है। तो यहाँ पर यंगर डॉटर्स DAUGHTER, यंगर डॉटर्स कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो 1/2 x लगा दें, ठीक है। अब पहले हमें निकालना पड़ेगा कि भाई तीनों ने कितना कितना योगदान दिया है। हमें पता है कि टोटल 62,000 रुपीज़ लगे हैं, हाँ या ना। तो आप क्या करोगे, इसे x मान लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लोगे, सीधा हिंदी में प्रश्नानुसार कर लोगे। अब कैसे करोगे, इन तीनों का जो टोटल है भाई, इन तीनों का टोटल देखो 1 जा 1, ठीक है, वही सेम हो जाएगा। इन तीनों का जो टोटल है वो कितना होगा, 62,000 होगा ना, ठीक है। क्लियर हो गया। डियर अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 8, 2 और यहाँ नीचे 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1, 8, 2। तो आप देखेंगे 2 से चला जाएगा, 1 तो लिखते नहीं है, ठीक है। 2 4 8, 2 1 2, फिर 4 से सीधा कर लेंगे क्योंकि यहाँ 1 1 लिखा था, तो 4 2 क्या आ गया, 8 आ गया। 1 के टेबल में 8 कौन से नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है, 8x आ गया। 8 के टेबल में 8 1 नंबर पर आता है, तो 1 3 जा 3x हो गया। 2 के टेबल में 8 4 नंबर पर आता है, तो 4x हो गया, इक्वल टू 62,000। अब देखो 8 3 और 4 कितने हो गए, 8 9 10 11 4 15 हो गए, तो ये 15x/8 है, इक्वल टू में 62,000, ठीक है। तो x कितने का आ जाएगा, 62,000 मल्टीप्लाई में 8 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो हमें इसे 15 से डिवाइड करना है। देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आएगा 496,000, फिर 15 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये पॉइंट में आ रहा है 33,000
066, ठीक है, 0.67, 6 चलते जा रहा था तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा ना उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो पूछा गया ना, माँ ने कितनी धनराशि का योगदान किया, ठीक है। तो आप पहले का आंसर यहाँ पर जैसे इंग्लिश में है कि मदर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सीधा आंसर आप लिखिएगा। तो हमने आंसर तो सीधा मदर का निकाल ही दिया था, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया था ना ये वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे 33066.67, ठीक है। और आप और करके ना, इसे और करके एग्ज़ाम में 33067 ये लिख देना, ठीक है। भाई पैसे कहाँ से देगी माता, इतने रुपए देगी, ठीक है। ये दोनों लिख के दिखा देना। अब बी क्या पूछा है, बी पूछा है कि बड़ी बेटी ने कितना योगदान दिया, एल्डर डॉटर ने। तो जो बड़ी बेटी है उसने कितना था 3/8, तो इसका मतलब 33067 को 3/8 कर देंगे, ठीक है। तो हम 33067 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये 99,201 आ रहा है, तो हम 201 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, जो आएगा पॉइंट में ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से कर देंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है 12,400.125 आ रहा है, तो हम 12,400 ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई, अप्रोक्सीमेट में लेना होता है। सी देख लो क्लास, देखिए सी है ना। तो सी में यहाँ पर यंगर डॉटर का इन्होंने पूछा है, छोटी बेटी का, ठीक है। तो छोटी बेटी का क्या है, हाफ है, तो सिंपल है। तो माता का कितना है 33067, इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो अब 33067 का अगर हाफ करेंगे तो 16533.5 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये 0.5 हटा देते हैं, क्योंकि हमने इसमें बढ़ा दिया था ना, 6 से 7 कर दिया, तो इसमें नहीं बढ़ाएंगे, एक में बढ़ाएंगे ना, तभी तो पूरे पैसे बनेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि दोनों बेटियों ने कुल मिलाकर कितनी धनराशि का योगदान दिया। अब दोनों बेटे का टोटल पूछा है, तो दोनों बेटियों का टोटल अगर हमें निकालना है तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और चेक कर लेना, पता है क्या, इन तीनों को जोड़ के देख लेना कितना बनना चाहिए, 62 बनना चाहिए। नहीं बन रहा ना तो फिर आपका गलत है, क्योंकि तीनों ने मिला के तो मकान बनाया, मतलब वो कमरा जो भी है, ठीक है। अब इनने तो 2 जनों का पूछा था, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ोगे तो 28,933 आ रहा है, ठीक है। अब हम चेक करने के लिए कि हमारा सही है गलत है, इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 33067 को, ठीक है। तो हमारे पास यही आएगा, मतलब हमारे पास ना 50 पैसे फालतू की आ रहे, मतलब ठीक आ रहा है, मतलब सही आ रहा है, ठीक है। मैंने वो हटा दिया था ना, तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास सही आ रहा है, और हमने सही करा इसका मतलब, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ 13 क्वेश्चन पर, देख लो केस स्टडी अभी रह गई है आपकी। केस स्टडी तो सबसे इजी होती है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन देख लो 5 नंबर के हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनके लिए अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, देख कर ही समझ गए होगे, ठीक है। तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखिए 13 है, यहाँ बोला गया आपको ग्राफ को स्टडी करना है, ठीक है। ये कह रहा है कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ना ये ग्राफ हमें दे रहा है, तो हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है, डेज का। तो बस आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो देखिए हम यहाँ देख ही पा रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखे हैं, यहाँ पर डेज दे रखे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं कि भाई ये ग्राफ जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये आप यहाँ से लिखेंगे। और एक काय का दिखा रहा है, एक वीक का दिखा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ईच डे ऑफ अ वीक, इस तरीके से लिख दिया। ऐसे हिंदी में लिख दोगे आप, ठीक है, कि इसने बोला ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उच्चतम तापमान जो है वो पूरे हफ्ते में कैसा है। आप अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो, तो ये लिख दिया गया, ठीक है। अब उसके इसने बोला नेक्स्ट, किस दिन तापमान सबसे कम था, देख लो। इसने पूछा ऑन विच डे वाज द टेम्परेचर द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम था, ये देखो ये लिखा सबसे कम कब था, देखो यहाँ 24 है, तो ये कब है, यहाँ पर आप देख रहे हो
तो देखिए संडे को ही है, बस आंसर आ गया तो, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर रविवार। तो इंग्लिश में आप लिख दोगे यहाँ पर सेकंड का संडे। अब थर्ड पर आ जाओ। यहाँ पर इसमें बोला है ऑन विच डेज वाज द टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 30 है, ये 32 है, तो बिल्कुल बीच में 31 होगा। तो 31 कब है, ये यहाँ गए, ये रहा। तो 31 कौन सा दिन है, सैटरडे को। तो यहाँ पर क्या होगा, शनिवार। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, सैटरडे हो गया। ये तो ग्राफ मुझे पूरा मतलब लगता है कि आप सबको अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, फिर बोला है किस दिन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था। तो 28, ये देखो ये 28, ये 28 कब है, सोमवार। ठीक है ना, समझ में आ गई ना। तो इंग्लिश में मंडे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है कि विच वाज द हॉटेस्ट डे, सबसे ज़्यादा गर्मी जब है कब थी। देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमें पता ही है ना। तो सबसे ऊपर कौन है, ये रहा। 34 डिग्री तक पहुँचे तो गर्मी ज़्यादा होगी। तो ये कौन से दिन है, फ्राइडे को। ठीक है ना, देखो स्टाइल देख रहे हो कैसे पूछ रहा है, सबसे गर्म। तो सबसे गर्म जितना ज़्यादा टेम्परेचर वही तो होगा, तो फ्राइडे, शुक्रवार आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा है ना। अब ये चौथा हो गया ना। अब पांचवे का क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, फ्राइडे। ठीक है, क्या आ गया, शुक्रवार। क्लियर हो गया। अब ये तो देखो सबसे इजी था। देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी भी आएंगे। अब आ जाइए केस स्टडी पर। ठीक है, देखो केस स्टडी सबसे ज़्यादा इजी होती है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ई पर आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक गणित गतिविधि में विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के गुणों का अन्वेषण कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह सीख रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर ने लिख दिया है। ठीक है, ये देखो ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि श्याम पट पर लिखे गुण एक का नाम बताना, आपको इस प्रॉपर्टी का नाम बताना, इसका नाम क्या है। और यहाँ पे दूसरा पूछा है कि जो दूसरा लिखा है इस प्रॉपर्टी का नाम बताना। फिर आपको ये दे रखा है, ये प्रूफ करके दिखाना है नंबर 1 प्रॉपर्टी को यूज़ करके। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपसे ये यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया गया, ये प्रॉपर्टीज हैं। तो आपसे पहले में पूछा इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए, दूसरे में पूछे प्रॉपर्टी का नाम बताइए, फिर तीसरे में इसको वेरीफाई करना, पुट करके दिखाना है। तो केस स्टडी हमेशा इजी होती है। ठीक है, और आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप फटाफट इसको करते हैं। देखिए आपकी जो बुक है ना मैथ्स की, उसमें आप चैप्टर 1 देखेंगे ना, तो यहाँ प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी आराम से। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बुक ओपन करके देखना। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखो क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा। ठीक है, पहले इंग्लिश वाले बच्चे देखो, इसने वाला प्रॉपर्टी नंबर 1 बताइए। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखो, ये लिखा, यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, और बीच में क्या है, माइनस है। अब यहाँ लिखा नहीं ना मल्टीप्लाई, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में कैसे आ गई। ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाली है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन हाँ। ठीक है, ओवर पर यहाँ पे घटाया गया, क्या किया गया, घटाया गया। ठीक है, देखो यहीं से आप लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब पर आपको लर्न होनी चाहिए सारी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ ना पता है क्या, दोनों इकट्ठे लिख दी ना इसने, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन इसके लिए है, सब्ट्रैक्शन इसके लिए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिखा है ना, आप वो भी लिख सकते हो। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा है, वो भी सही है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी वाला लिखा है ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गई। हिंदी में क्या होगा बच्चों, हिंदी वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इन्हें बोला प्रॉपर्टी का नाम, तो आप इसका होता है वितर्कता। ठीक है, तो वितर्कता गुणन
जिसमें घटाया जाता है। एक बार फिर भी आप हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें जिसमें घटाव है। तो मतलब मेन तो यही है, वितर्कता ही मेन है, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। देखिए अब सेकंड पार्ट है यहाँ पर, इसने बोला है कि आपको इस सेकंड प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई लगा ना, तो आप बुक ओपन करोगे ना, ये लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये देखो ये लिखा, तो आप इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। तो चैप्टर देखो बहुत छोटा है, लेकिन आपको इसे अच्छे से डीपली से करना है। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्लस नहीं है ना, तो हम मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे हम, ठीक है। हिंदी में देखो यहाँ पर ये है ना, तो हिंदी वाली बुक में आप ओपन करेंगे मिल जाएगा, मैं लिख के दे देता हूँ आपको यहाँ पे, साहचर्यता का नियम, ठीक है, जिसमें गुणन है, जिसमें गुणज है, ठीक है। अब इसने थर्ड जो पार्ट बोला है ना, अब थर्ड पार्ट को इसने बोला है कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, ये बिल्कुल सही लिखी है। ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये लास्ट ईयर के पेपर में देखोगे आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, ये है ना। अभी आपको पुट करना, किसमें बोला है, प्रॉपर्टी नंबर 2, 1, देखो दोनों दिए हैं, आप ऊपर वाला करो नीचे वाला करो, तो मैं तो दोनों कराऊंगा, तो दोनों सीख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं पड़ता है ना, सब देखो इधर। तो हम सबसे पहले कौन सा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लेंगे, ये लिखी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। कहने का मतलब ये कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों में जब पुट करेंगे बराबर आएगा। तो ए कितना दे रखा है, ये देखो फर्स्ट बोलिए इसने, तो फर्स्ट में यहाँ पर इसने बोला ए है 1/3, ठीक है। तो जहाँ ए है वहाँ 1/3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बी की जगह क्या लिखना है, 1/4 लिखना है, क्या लिखना है, 1/4 लिखना है, तो 1/4 लिख देंगे। और सी की जगह क्या लिखना है, 1/4, बी की जगह, अच्छा ठीक है, ये नीचे वाला दिखा दो, और सी की जगह 1/5 है, ठीक है। देखो ए की वैल्यू 1/3 है, बी की वैल्यू 1/4 है, और सी की वैल्यू 1/5 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा लिखो, ए की वैल्यू कितनी है, 1/3, बी की कितनी है, 1/4, ए की वैल्यू कितनी है, 1/3, और सी की वैल्यू कितनी है, 1/5, ठीक है। यहाँ से देख के लिख दिया हमने। अभी ऊपर वाला कर रहे हैं तो ऊपर वाले को देख रहे हैं, और ऊपर वाले में प्रॉपर्टी नंबर 1 बोली थी, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1/3 का 1/3, जब ब्रैकेट लगा तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, सिंपल तरीका लगा देंगे, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, 1/3 मल्टीप्लाई 5 में से 4 क्या कितना बचा, 1/20, 1/12 माइनस 1/15। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सॉल्व करो इसे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 1 20 को 3 से करो 60 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, जब नीचे यहाँ पे ऐसे नंबर दे रखे तो इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 15, तो 3 से जाएगा 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, 4 1 जो 4, 5 का 5, 5 1 जो 5, तो 5 4 जो 20, 20 और 3 जो 60 हो गया। अब बताओ 12 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। 15 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे आता है, 4 पर आता है। तो 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 1/60, 5 में से 4 गया, 1/60, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमने सही करा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 करा है, ठीक है। अब एग्जाम में तो आपको एक ही करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों सिखाऊंगा और आपको भी दोनों सीखने हैं, ठीक है। अब देखो इसने बोला है 3 का बी, यहाँ से बोला है ए की वैल्यू 1/2 है, और बी की वैल्यू माइनस का 1/3 है, और सी की वैल्यू 1/4 है। इस बार हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिखा है। अब इससे बोला सोल्व करो, ये लिखो, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट 1 सी, ब्रैकेट पीछे लगाओ या आगे लगाओ, क्या ना सेम आता है, चेक करते हैं, और सेम आना चाहिए,
अब पुट करना आता है ना आपको, अब पुट कर दो जल्दी से। ए कितना है 1/2, बी कितना है माइनस का 1/3, मल्टीप्लाई सी कितना 1/4, ए कितना है 1/2, बी कितना है माइनस का 1/3, मल्टीप्लाई सी कितना है 1/4। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे समझ में? अब 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 3 4 जा 12। देखो 1 1 जा 1, 3 4 जा 12। इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई है ना। अब पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई 1/4। देखो ब्रैकेट हटा दिया। अब बताओ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई है ना, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई। देखो आपने क्वेश्चन कर लिया, एग्जाम में अगर आ गया आप कर लोगे। 1 1 जा 1, 6 4 जा 24। देखो दोनों बराबर आ गए, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई? इस तरीके से ये दोनों हो गए। अब आगे सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखिए। तो पहले हम इंग्लिश में कर लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि मिस बबीता, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रही हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अपोजिट जो साइड होती है, अपोजिट जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। देखो आपको ये केस स्टडी दे रखी है, आपको हिंट दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या डायगोनल जो होती है पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती है। जैसे मैडम ने सब बता दिया कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करती हैं। तो ये मैडम ने बना के भी दिखा दिया, बना दिया। अच्छे से स्टडी करो। क्या क्या दिया है? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फिर आपको ये आंसर निकालने हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो, यहाँ पे सुश्री बबीता है, ठीक है, वो अपने विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, और जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर। तो अब मैडम ने पूछा है कि भाई बच्चों इनके आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी जितने भी फिगर्स होती है ना, चाहे पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, उन सबकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लो। अब देखिए हमसे पहले क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया TOS आपको निकालना है। क्या निकालना है? TOS, ये एंगल निकालना है। तो आप मुझे बताइए एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा वो नहीं है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो बस स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख दूंगा दोनों में। एंगल FOT प्लस, देखो जिस एंगल की वैल्यू बताते हैं बीच में लिखते हैं FOT। दूसरा क्या है? SOT। हमसे पूछा क्या है, इसने TOS नाम दिया है, तो हम TOS से लिख लेते हैं, क्योंकि TOS लिख लो या SOT लिखो, बात एक ही है। ठीक है, TOS लिखो या SOT लिखो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? तो हमने क्या लिख दिया? TOS इजिकल टू में 180 डिग्री। क्यों लिखा? क्यों लिखा पता है हमने? क्यों लिखा 180? क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है, या आप इसे लीनियर पेयर लिख दो, लीनियर पेयर। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तभी आप अच्छे से कर पाओगे। फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, देख लेना, रैखिक योग को। ठीक है, मैथ्स फॉर्मूला क्लास 8 ASC स्टार्टर लिखना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और FOT आप देखो, अब FOT कितना है? 110। किसी बच्चे ने TOF लिख दिया तब भी बात सही है। ठीक है, और TOS निकाल लें। अब TOS कैसे निकालेंगे? प्लस का 110 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो कितने बचे? 70 डिग्री बचे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आपको IUS निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? आपको IUS निकालना है। तो अब आप देखिए IUS है का IOS। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने का जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। कांटा लगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर आपसे आयुष पूछे तो आप ये लिखोगे सेकंड पार्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप लिखोगे एंगल एफ ओ टी बराबर होगा एंगल आई ओ एस के, क्योंकि इन्हें आई ओ एस पूछा है, ठीक है। तो एंगल आई ओ एस के बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आई ओ एस कितने का आएगा, दोनों बराबर है, और एफ ओ टी हमारा कितने का है, 110 का है, तो आई एस कितने का आ जाएगा, एफ ओ टी कितने का है, 110, तो आई ओ एस कितने का आ गया हमारा, 110 आ गया, ठीक है। दोनों बराबर होते हैं ना, तो दोबारा से लिख दो आई ओ एस, इधर करके लिख दो, ये आंसर आ गया, ये भी आंसर था हमारा, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तभी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन तो आपको ये बता दे, टीचर देख लेंगे, आप थोड़ा खुला खुला आराम से करना, नजर आए कि भी हाँ भी आंसर बच्चे का वो हो गया। फिर ये कह रहा है अगर ये नहीं कर रहा तो ये, तो दोनों है, हम दोनों करेंगे। एफ ओ आई निकालने के लिए कह रहे हैं, तो एफ ओ आई, तो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो बच्चों आप आराम से निकाल दोगे ना, कैसे निकालोगे, जितने का ये उतने का तो ही होगा, क्या वही कांटा लगा वर्टिकल एंगल, या एक एंगल 180 होता है, ठीक है। एफ आई पूछ रहे हैं तो हम सीधा कर देंगे यहाँ पर एंगल एफ ओ आई। अब देखिए एफ ओ आई इक्वल टू किसके लिख देंगे हम, टी ओ एस के। देखो 2-3 तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीजन ये सेम लिख देंगे, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ वी ओ ए, ठीक है, ये सेम उतार देना हिंदी में भी, ओके, ठीक है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण पूरा पूरा लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने का आ गया, एफ ओ आई कितने का आ गया भाई, टी एस कितने का निकाला, 70 का, तो 70 डिग्री का आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, क्लियर। अब उसके इसने बोला है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ओ एस आई निकाल के दिखाइए, और ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल ओ एस आई निकालना है। तो देखिए ये जो ओ एस आई हमसे निकालने के लिए कह रहे हैं, ओ एस आई, तो आप देखिए यहाँ पर ओ एस आई हमसे ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे निकाल पाएंगे, बोलो आराम से निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 110 का और ये हमने 110 का निकाल लिया है ना। अब एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना, तो बस इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, क्लियर हो गया। हिंदी इंग्लिश कोई ऐसा तो नहीं है ना जो समझ ना पाया हो, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो आपको ओवर से निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल आई ओ एस, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ना, ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो इसका नाम क्या है, ओ आई एस, ध्यान से देखना, एंगल ओ आई एस प्लस आई ओ एस, एंगल आई ओ एस प्लस ओ एस आई, ठीक है, ओ एस, ठीक है, आई इजिकल टू में क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, हिंदी में लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इंग्लिश में एंगल सम प्रॉपर्टी काफ़ी है। ओ आई एस बताओ कितने का है, देखो ओ आई एस कितना है, 25 डिग्री। आई ओ एस कितना है, आई ओ एस कितना निकाला है, इसके बराबर है 110 डिग्री। ओ एस आई, तो ओ एस आई हमें निकालना है, ठीक है। तो ओ एस आई की जगह ओ एस आई आ गया, इजिकल टू 180, इन दोनों को जोड़ो 110 और 25 कितने होते हैं, 110 और 25 कितने होते हैं बताओ, 135 होते हैं, ठीक है। तो प्लस ओ एस आई इजिकल टू में 180, ठीक है। अब ओ एस आई इजिकल टू 180 माइनस 135, फिर इसको घटा दो, कितने का आएगा, 180 135, 10 में 5 के 5, 7 में 3 के 45 डिग्री आ गया, ठीक है।
इस तरीके से ये मैंने आपको और वाला भी करवा दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, डिग्री लगाना जरूरी है, लगाना। अब उसके बाद ये 16 क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 16 क्वेश्चन है, तो पहले पढ़ लेते हैं। कक्षा में गतिविधि के दौरान शिक्षिका बीज गणित की शक्ति और ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने में इसके उपयोग पर चर्चा कर रही थी। बता रही थी कि बीज गणित कितनी फायदेमंद होती है। तो यहाँ पर मैडम ने ये लिख दिया कि आयत का क्षेत्रफल ये है और इसकी लंबाई है। तो मैडम ने बोला कि आयत की लंबाई निकाली, आयत का क्षेत्रफल निकाली, आयत की चौड़ाई निकाली। देखो आपको सिर्फ पुट करना है, इक्वेशन आपको दी हुई है, देख रहे हो, आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको पुट करना है। इंग्लिश में सुनो। तो यहाँ पर एक टीचर है क्लासरूम में बच्चों को बता रहे कि बच्चों अलजेब्रा बहुत पावरफुल होता है। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया इतना है, लेंथ इतनी है, तो आप इसको देखकर आपको इसे फाइंड करना। देखो केस स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना। मुश्किल से ऐसा होता है कि केस स्टडी एक आधी मुश्किल आ जाए, ठीक है, नहीं तो इजी आएगी। आप देखो 16 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला उसने बोला है आपको लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की। तो आप लिखो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, देखो हिंदी में आयत की लंबाई, आयत की आपको लंबाई निकालनी है। तो क्या करना है, पहले इसकी इक्वेशन लिखो। क्या है ये रही, आप लिखो इक्वल टू एक्स प्लस 9y। हिंदी इंग्लिश कोई मैटर तो नहीं है यहाँ पे, समझ आ गया? बस ये लाइन लिखनी थी। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? ये देखो 1 दे रखी है, x से 1 लिख दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, ब्रैकेट में 1 लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई होता है ना, ये ब्रैकेट लगा दो। 1 प्लस 9 1 जा 9, तो कितना आ गया 10। आगे क्या लिख देंगे, इकाई लिख देंगे। अच्छा लिखा है इन्हें सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर लिखा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर लिख देंगे। देखो आगे आंसर मुश्किल था कोई, कह रहा हो ना केस स्टडी बहुत ईजी है। अब बच्चे ने एक बार प्रैक्टिस की हो या उसे डायरेक्शन से मिली हो ना, कर लेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। अभी अपने आप करना वीडियो को रोक के, फिर देखना कितना सही निकलता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हिंदी में आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं तो करवाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता ना। आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है, ये रही पूरी, एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, पुट करना है। क्या करना है, पुट। x की जगह कितना लिखना है 1, y की जगह 1 लिखना, वही वैल्यू पुट करनी है सेम, x की जगह 1, y की जगह 1, ठीक है। तो आप x की वैल्यू कितनी है 1, अरे 1 1 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ है ना भाई। 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर तो 1 ही आता, ठीक है। अब देखो कितना आ गया 1, 12 1 जा 12 1 जा 12, 1 का स्क्वायर 1, 27 1 जा 27, तो कितना आ गया 27, 12 1 कितने हो गए, देखो ये 12 और 13 हो गए, 13 में 27 जोड़ो कितना हो गया 40 आ गया। स्क्वायर लगा देना, आगे समझ में आ गया। अब इससे आगे क्या पूछा, ये कह रहा है या तो ये निकालो या ये निकालो। देखो हर जितने भी क्वेश्चन सब में लास्ट वाले में ऑप्शन दिया है कि बच्चा जो आसान लगे उसे कर ले। थर्ड क्या बोला है, इससे बोला ब्रेथ निकाली रेक्टेंगल की, ये कह रहा है आयत की चौड़ाई निकाली है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमें ये इससे बोला पुट भी करना है। तो बच्चों जब हमें पुट करने के लिए आ जाएगा ना, तो हमें जो है डायरेक्ट नहीं करना। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने एरिया निकाल लिया 40 और हमने लेंथ निकाली, तो इसको से डिवाइड करेंगे तो सर 4 आ जाएगा। तो सर हम सीधा 4 ना लिख दें, पर बच्चे यहाँ पर ना एक कंडीशन कर दी इसने, यहाँ पे ना इसने चौड़ाई लिखा है तो इसने वैल्यू भी दी है। मैं टीचर नंबर ना काट दे, इसलिए मैं आपको पूरा करवाऊंगा। हमें ब्रेथ निकालने रेक्टेंगल की, तो आप पहले वेरिएबल निकाल के देखोगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। हिंदी में आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छा डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर अपोन में लेंथ। भाई लेंथ से डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा।
अब हमने ये कर दिया, अब पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यू दे रखी है, x एक है y एक है, ठीक है। तो x भी एक है और y भी एक है। पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लो एग्जाम में यहाँ पे वैल्यूज अलग दे देता, फिर क्या करते है ना, इसलिए आपको पैटर्न से करना है ताकि नंबर आपके ना कटे। x की पावर कितनी है, यहाँ 2 है, तो 1 की जगह 2 आ गया, ठीक है। मतलब x की जगह 1 लिखा, फिर 2 लिख दिया, फिर 12 1 1 27 1 का स्क्वायर, x कितना है 1, ठीक है, y कितना है 1। अब हमें पता है कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, क्योंकि हमने करा यही तो करा है। बस अब लिख के दिखा दो ना क्या जा रहा है आपका, है ना भाई। 1 12 1 12 12 27, नीचे क्या आएगा 1 9 1 9, तो कितना हो गया ऊपर 40, नीचे आ गया 10। देखो वही चीज़ आ गई डिवाइड करने पर, 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। आगे समझ में क्लियर हो गया। अब ये कह रहा अगर ये नहीं कर रहा तो इसके और वाला करो, तो भाई और वाला करो। अब मान लो कोई बच्चा, अब आज की छोटे आपको सर सेम है लेकिन वैल्यू अलग कर दी ना, अब वैल्यू अलग कर दी तो अगर हम 4 लिख के आ जाएंगे एग्जाम में गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू अलग कर दी। तो हमें पूरा देखो, ये तो पूरा सेम यहाँ तक लिखना पड़ेगा, यहाँ तक पूरा सेम लिखना पड़ेगा। मैं करता हूँ थर्ड पार्ट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, आज की चौड़ाई। देखिए ये तो सेम उतारना है ये वाला, ठीक है, क्योंकि एरिया को अगर हम लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारी ब्रेथ निकल आएगी, ठीक है ना। यहाँ तक तो सेम लिख देंगे। अब आगे क्या, अब यहाँ से अलग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ना इसने वैल्यू अलग दे दी, तो x की जगह 2 लिखना, y की जगह 1 लिखना है। तो जहाँ x है वहाँ 2 लिख देंगे, देखो जहाँ x है सिर्फ वहीं 2 लिखेंगे, और y की जगह इसने बोला है आपको 1 लिखना है, ठीक है। 27 y की जगह लिखना है 1 लिखना है, ठीक है। और x की जगह 2 लिखना है, y की जगह आपको 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 को लगा दो, ये हटा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, 27 देखो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही आता है, ठीक है। और 2 का 2 9 1 जा 9, ठीक है। अब ऊपर वाले को जोड़ो कितना आएगा, देखो 24 और 4 28 हो गए, ठीक है। 28 से 27 जोड़ो, 8 से 15 55 आ गया, नीचे 9 तो 11 हो गया, तो 11 से भाग करें, 11 5 55 5 आंसर आ गया, सेंटीमीटर लिख देंगे ये आंसर। इस तरीके से पूरा सैम्पल पर मैंने आपको करवा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, स्कूल के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और जो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू, और जो करेंगे उनको भी थैंक यू। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स। इसमें